देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का भाषण देते वक्त जोरदार तरीके का विरोध हुआ है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य के अंदर मोदी का जोरदार तरीके का विरोध किया गया दोस्तों की वहां पर मौजूद अफसरों में अफरा तफरी मच गई। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के कौन से मंत्री चक्कर खाकर गिर गए कि अमित शाह और मोदी तक को फोन करना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य के ये बड़े मंत्री हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिरकार राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे दोस्तों उसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला पहुंचा है कोर्ट के सामने और कोर्ट ने इस पर सुनवाई की इजाजत दे दी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दर्जनों वामपंथी संगठन एकजुट होने वाले हैं। दोस्तों क्या भाजपा के खिलाफ लड़ाई को लेकर एक नया आह्वान किया गया है बड़े नेताओं के द्वारा। बताएंगे डिटेल में क्या है बड़ी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जीएसटी का बचत उत्सव मना रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक के बाद एक कई सारे राज्यों ने कई बड़े खुलासे किए हैं दोस्तों और इसके बाद अपने राज्य के लोगों के साथ अन्याय बताते हुए विरोध भी कर रहे हैं। बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला, जहां पर भाजपा के खिलाफ ही जा रहा है पूरा मुद्दा दोस्तों और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना मोदी के भाषण के दौरान ये इस बात के साफ संकेत देता है कि देश के अंदर लोगों में एक बड़ी नाराजगी है जिसे मीडिया दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये नाराजगी अभी खुलकर सामने आ रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 10 सितंबर 2025 से लगातार 35 दिनों का भूख हड़ताल कर रहे हैं लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। दोस्तों सोनम वांगचुक की ओर से इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा किए गए वादे के बावजूद अभी तक लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, भूमि संसाधन और संस्कृति के संवैधानिक सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया गया और लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा की सीटें, अलग पब्लिक सर्विस कमीशन और पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था नहीं की गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वो 35 दिनों तक लगातार अनशन करने वाले हैं, भूख हड़ताल करने वाले हैं दोस्तों और 10 तारीख से ये लगातार जारी है। ऐसे में सोनम वांगचुक के द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं था। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी का गोदी मीडिया तो पूरी तरीके से मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, लेकिन मामला एकदम से उभर कर सामने आ गया है। दरअसल हुआ यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी को शियोमी जिले के अंदर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करना था दोस्तों। नरेंद्र मोदी इसके लिए गए हुए थे। मोदी दावा करते हैं कि हमारी सरकार के दौरान पूर्वोत्तर के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, यानी सड़क से लेकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास केवल करके आए हैं दोस्तों और कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ उल्टा उल्टा बोल रहे थे, यानी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए कुछ नहीं किया, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुछ नहीं किया। इस मामले को लेकर दोस्तों नरेंद्र मोदी भाषण दे ही रहे थे, बिल्कुल उसी समय एक घटना घटती है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो मोदी का जबरदस्त तरीके का विरोध हुआ दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान एक युवक ने भीड़ के बीच से बैनर लहराते हुए प्रधानमंत्री का विरोध किया दोस्तों। आपको बता दें कि जिस युवक ने विरोध किया उसके बैनर के ऊपर लिखा हुआ था कि भूख हड़ताल रोको, लद्दाख को उसका अधिकार दो। यानी सोनम वांगचुक का आंदोलन जो लद्दाख में जारी है दोस्तों उसके समर्थन में अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोदी के सामने बैनर लहराते हुए विरोध किया गया है दोस्तों। और जैसे ही विरोध होने लगा वैसे ही अचानक से सभी लोग इसी तरफ देखने लगे कि बैनर कौन लहरा रहा है। इसके बाद दोस्तों सुरक्षा कर्मी तत्काल उधर दौड़े दोस्तों और युवक को पकड़ लिया गया और इसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है जिसमें युवक के हाथ में बैनर दिखाई दे रहा है दोस्तों। इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे थे कि लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है उसे दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान, संबोधन के दौरान इस तरीके से विरोध करके अब गोदी मीडिया को इस पर चर्चा करनी ही पड़ेगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि लद्दाख को उसका हक जरूर मिलना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कानून में बदलाव करके बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक मंत्री का नाम ऐड कर दिया था दोस्तों। यानी 2 मंत्री सरकार के और एक विपक्ष का नेता मिलकर देश के चुनाव आयोग को चुनेगा दोस्तों। यानी चुनाव आयोग में जो आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका चुनाव जो कमेटी करने वाली है उसमें दोस्तों बीजेपी के 2 मंत्री और एक राहुल गांधी बैठकर डिसाइड करने वाले हैं। यानी भाजपा अपने हिसाब से किसी को भी चुनाव आयोग का कमिश्नर बना सकती
रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब इस मामले को लेकर कानून में किए गए बदलाव का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई थी। दोस्तों इस पूरे मामले पर एक बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जानकारी दी है कि 14 तारीख 10वां महीना 2025 यानी 14 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी और संवैधानिक बदलावों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि पिटीशन दायर किया है प्रशांत भूषण ने और भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई है, जिसमें वकील की भूमिका निभाएंगे मोहम्मद सादिक और उनके साथ में अमृतलाल वोरा रहेंगे। दोस्तों तो कोर्ट में जबरदस्त तरीके का घमासान होने वाला है और बीजेपी से पूछा जाएगा कि उन्होंने संविधान में बदलाव क्यों कर दिया और क्यों भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बीजेपी ने सीधे अपने हाथ में ले लिया। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि काफी गंभीर मामला है और इस पर चर्चा से कुछ बड़ा निकल कर आना चाहिए तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अचानक से बेहोश हो गए। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की तबियत अचानक से बिगड़ गई दोस्तों और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती उनको करवाया गया। इलाज के बाद स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री चक्कर खाकर गिर जाते हैं दोस्तों, जिसके बाद बताया गया कि उनको हल्का सा स्ट्रोक आया था और इस मामले को लेकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने फोन किया है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के 25वें कांग्रेस को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव डी राजा ने वाम पार्टियों को एकजुट होने की अपील की है दोस्तों और आह्वान किया है कि इसे ऐतिहासिक आवश्यकता के तौर पर देखा जाए। उन्होंने कहा कि केवल यही एकता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद पर आधारित एक विकल्प प्रदान कर सकती है। यानी वो जितने भी लेफ्ट संगठन है, जिसमें दोस्तों सीपीआई पार्टी है, सीपीआई एम पार्टी है, लिबरेशन पार्टी है यानी सीपीआई माले पार्टी है और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसए पार्टी है, जिसके मनोज भट्टाचार्य सर्वो सर्वा है दोस्तों। इन सबको एकजुट रहने के लिए बोला जा रहा है और सबसे कहा जा रहा है कि अगर हम सब लेफ्ट पार्टियां एकजुट हो जाए, वाम मोर्चा एकजुट हो जाए तो हम लोग एक अच्छा विकल्प देश के अंदर दे सकते हैं और समय की ये मांग है। देखते हैं क्या लेफ्ट पार्टी वाले वामपंथी सारे लोग एकजुट होंगे या फिर ऐसे ही अलग अलग पार्टी बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी मैदान में उतरते रहेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन तो एकजुट हो चुका है दोस्तों, वाम मोर्चा को भी एकजुट हो जाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को केंद्र सरकार से हाल ही में माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी को युक्ति संगत बनाने का दावा करते हुए दरों में किए गए बदलाव के कारण राज्य को राजस्व नुकसान का दावा किया है दोस्तों। उन्होंने केंद्र से इस नुकसान की भरपाई के लिए 5 साल तक और भुगतान करने की मांग की है दोस्तों। सीएम रेड्डी ने याद दिलाया कि जीएसटी लागू किया गया था तब वादा किया गया था कि अगर टैक्स का 14% से कम हो जाता है तो केंद्र सरकार अपने पैसे से उसकी भरपाई करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अभी भी अगर टैक्स रेट में बदलाव के कारण राजस्व में कोई कमी आती है तो केंद्र सरकार को उस कमी को पूरा करना चाहिए, क्योंकि राज्य की योजनाएं अपेक्षित आय पर आधारित होती है। यानी टैक्स के आधार पर ही राज्य सरकार अपनी योजना बनाती है और लोगों को राहत पहुंचाती है, लोगों को नए नए स्कीम देती है। इसीलिए भाजपा की सरकार टैक्स रेट कम करके कई राज्यों के सरकार के पैसे छीनने की कोशिश कर रही है, जिससे जनता का भला किया जा सकता था, उस राज्य के लोगों का भला हो सकता था, लेकिन उस पैसे को कहीं और भेज दिया जा रहा है दोस्तों। इस पर ममता बनर्जी ने भी लगभग इसी तरीके का बयान दिया है और राज्य सरकार के खाते पर असर पड़ेगा, ये एक बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग से मिली भगत करके वोट चोरी करने का आरोप लगाया है दोस्तों। वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम सोमवार को आरंभ कर दी गई है। हरियाणा कांग्रेस की ओर से इस मुहिम की कमान पार्टी के जिला अध्यक्षों को दी गई है दोस्तों। मुहिम के पहले ही दिन कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता वोट चोरी के विरुद्ध जन हस्ताक्षर मुहिम भी चला रहे हैं दोस्तों। ये मुहिम 15 दिनों तक अलग अलग दिनों में 90 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगी। जिला अध्यक्षों के अलावा पार्टी के कई सारे नेताओं ने भी हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया है दोस्तों। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। राहुल गांधी ने डायरेक्ट कंट्रोल जिला अध्यक्षों को दिया है। अब देखते हैं पार्टी की ओर से कितना और समर्थन जुटाया जाता है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों, जहां पर डूसू के चुनाव को लेकर इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय और चुनाव आयुक्तों को निर्देश जारी किया है दोस्तों। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने डीयू को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है दोस्तों। डूसू चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी एनएसयूआई के नेता रौनक खत्री और डूसू चुनाव के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रही जोश
जसलीन नंदिता चौधरी ने याचिका दायर की है। दोस्तों इस मामले को लेकर अब सुनवाई होने वाली है। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पर एनएसयूआई को जीत मिलेगी और एक बार फिर से मतगणना करवाया जाएगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों, लेकिन अभी ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बोला गया है। ये बड़ी खबर है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री रह चुके हैं दोस्तों आरके सिंह, जो इस बार सांसदीय के चुनाव में आरा से चुनाव हार गए थे। ऐसे में जो जानकारी है उसके अनुसार आरके सिंह ने कहा कि ड्रग्स माफिया है, जेडीयू के एमएलसी राधा चरण सेठ श्री भगवान सिंह कुशवाहा के हत्यारे हैं। ऐसे लोगों को टिकट मिला तो खुलकर विरोध करूंगा। बीजेपी ने भी अगर अमरेंद्र प्रताप सिंह राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया तो चुनाव में विरोध करूंगा। आरके सिंह ने कहा कि वे इसकी सूचना बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे चुके हैं। यानी जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी राधा चरण सेठ के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता दोस्तों, और यहां तक कि अपने लोगों का भी विरोध कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर इतना ज्यादा देरी क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले सीट बंटवारा होगा दोस्तों, और सीट बंटवारे में अगर ये सीटें जनता दल यूनाइटेड को चली गई और जनता दल यूनाइटेड को यहां से अपना उम्मीदवार एमएलसी राधा चरण सेठ को उतारना पड़ा तो फिर बीजेपी के ही नेता विरोध करेंगे, और ऐसे और भी कई घमासान देखने को मिलेंगे दोस्तों। कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड में टिकट से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता के द्वारा विरोध कर देना ही इस बात के संकेत देता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये बवाल और ज्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए घोषित किया गया 1600 करोड़ रुपए प्रारंभिक राहत पैकेज राज्य के लोगों के साथ अन्याय है, यानी बहुत कम पैसा नरेंद्र मोदी ने पंजाब को दिया है दोस्तों। राहुल कहते हैं कि पंजाब को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और बीजेपी की सरकार ने राहत राशि के नाम पर केवल 1600 करोड़ दिया है, यानी ऊंट के मुंह में जीरे समान ये राहत तथाकथित राहत दिया गया है दोस्तों, जिसका विरोध किया है राहुल गांधी ने। और अन्याय बताते हुए बीजेपी की सरकार से पंजाब के लिए उचित मुआवजे की मांग की गई है। लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से अधिक की फसल बर्बाद हो गई, बड़ी संख्या में जानवर बह गए, फिर भी पंजाब के लोगों ने अद्भुत हिम्मत और जज्बा दिखाया। राहुल कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे, उन्हें बस सहारे और मजबूती की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज जारी करे, यानी केवल छोटा सा राहत पैकेज 1600 करोड़ का देकर पंजाब में राहत पैकेज का दावा बीजेपी कर रही है दोस्तों। लेकिन अब हकीकत सबके सामने है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने स्थानीय स्तर पर जाकर दौरा किया है दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी राहुल गांधी को पता है और उसी हिसाब से राहुल गांधी बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ का लोगों को नुकसान हुआ है और राहत पैकेज वैसे ही दिया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि राहुल गांधी खुद से देखकर आए हैं कि कहां पर किस तरीके की स्थिति है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर अब एफआईआर से लेकर गिरफ्तारी और सर्च वारंट समेत पुलिस के किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी दोस्तों। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था। आदेश का पालन करते हुए मुख्य सचिव ने नए नियम को लेकर निर्देश जारी किया है दोस्तों। आपको लगता है कि इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पर आरोप लगते हैं कि लोगों को जाति के आधार पर प्रताड़ना की जाती है और कई सारे इसके एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों न्यायिक व्यवस्था में हर जाति के लोगों को समान नजर से देखा जाना चाहिए, लेकिन कई सारी ऐसी रिपोर्टें आती है जिसमें बताया जाता है कि न्यायिक व्यवस्था में कई स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, जिसमें पुलिस का भी एक स्तर है दोस्तों। ऐसे में ये जो फैसला लिया गया है कि जाति नहीं लिखा जाएगा एफआईआर के अंदर और सर्च वारंट में, क्या इससे कुछ बदलेगा? आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इलेक्शन कब होंगे, इसे लेकर अभी चर्चा शुरू हुई है दोस्तों। खबर यह है कि जल्द इसे लेकर आदेश जारी किया जा सकता है। चुनाव की प्रक्रिया 6 से 8 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव अब नवंबर के आसपास होंगे। इसके अलावा आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी के चुनाव भी छात्र संघ चुनाव के साथ साथ होंगे, यानी यहाँ पर एनएसयूआई के लिए मौका है कि वो चुनाव जीते और डूसू के अंदर लगे झटके का कुछ हद तक तो भरपाई करे। देखते हैं किस तरीके की रणनीति अपनाई जाती है दोस्तों, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव को कांग्रेस पार्टी काफी सीरियस तरीके से लेती है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि छात्र नेतृत्व आगे आएगा तभी पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ेगी, और राहुल गांधी हर स्तर पर छात्र नेतृत्व को आगे करते हैं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 30 हजारी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया और उनके साथी तहसीन की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है दोस्तों।
दोस्तों न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों रेखा गुप्ता पर हमले के ये दोनों आरोपी हैं। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक माहौल अब बदलने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति का मौसम बिगड़ने वाला है, क्योंकि सुबह 7 बजे सीतापुर जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं। पिछले 23 महीने से उनको जेल में रखा गया है दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान भी नहीं छोड़ा गया था। अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने उन्हें कई सारे मामले को लेकर बेल दे दिया है दोस्तों, और इसके बाद उनको जमानत मिल गई है। और अब देखते हैं इस पूरे मामले पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया समीकरण बनता दिखाई देता है दोस्तों। क्या आजम खान सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से धुएंधार तरीके से दिखाई देंगे, या फिर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के सहारे राजनीति करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या उनकी सेहत सही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। जब वो जेल से बाहर आएंगे तभी ये सारी चीजें पता चलेगी, अभी केवल अंदाजा लगाया जा रहा है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार को कई सारी बड़ी सफलताएं मिल रही है दोस्तों। कर्नाटका में कांग्रेस ने एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियों को, इंटरनेशनल कंपनियों को यहां पर लाकर उनसे पैसा लगवाया है दोस्तों। ऐसा ही एक ग्लोबल जाइंट है रोल्स रॉयस, उन्होंने अपना सबसे बड़ा और सबसे एडवांस ग्लोबल कैपेसिटी का सेंटर बेंगलुरु में लगाया है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो नीति लेकर आए थे दोस्तों, उसका असर होता दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में इस तरीके के और भी निवेशक कांग्रेस पार्टी शासित राज्य कर्नाटका का रुख कर रहे हैं दोस्तों। और एरोस्पेस के मामले में कर्नाटका नंबर 3 हो चुका है दोस्तों, यानी लगातार कर्नाटका एक के बाद एक उपलब्धियां प्राप्त करता जा रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि उनकी सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कर्नाटका का रुख करे, और इसका असर भी होता दिखाई देता है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के लोग जीएसटी बचाव उत्सव मना रहे हैं दोस्तों, और रवि किशन इस मामले को लेकर एक ऐसा बयान देते हैं जिसे लेकर अब रवि किशन फिर से लोगों के सवालों के घेरे में है दोस्तों। रवि किशन कहते हैं कि जीएसटी पर गणित समझाते हुए कि 100 रुपए की चीज अब 45 और 50 रुपए की मिल रही है। वो दावा करते हैं कि जो चीज पहले 3000 रुपए की मिलती थी अब वो 1600 के आसपास मिल रही है, यानी लगभग आधे के आसपास जीएसटी से राहत मिली है। इस तरीके का वो दावा कर रहे हैं दोस्तों। यानी सोचिए, कपड़े का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैकेट पहले 3000 का मिलता था, अब 1600 का मिल रहा है। यानी दोस्तों लगभग आधा आधा दाम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सामानों पर आधा दाम कम हो चुका है, यानी 50% टैक्स कम हो गया है। इस तरीके का दावा वो कर रहे हैं दोस्तों, जबकि 50% टैक्स तो भारत के अंदर है भी नहीं दोस्तों, 40% का हाईएस्ट टैक्स है। और कपड़े की बात करें तो अगर 2500 के आसपास का कपड़ा है तो उस पर पहले 12% का टैक्स लगता था दोस्तों, जो अब कम होकर 5% के आसपास हो गया है। यानी 7% का लोगों को फायदा मिल रहा है। 7% वो भी अगर कपड़े की कीमत 2500 रुपए से कम है दोस्तों। अगर उससे ज्यादा है, जो ये दावा रवि किशन कर रहे हैं कि 3000 का जैकेट अब 1600 का मिल रहा है, तो वो दावा एकदम गलत है दोस्तों। 2500 से ज्यादा का अगर है तो पहले 12% टैक्स लगता था दोस्तों, जिसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यानी 2500 से ज्यादा जो 3000 का वो एग्जांपल दे रहे हैं उस पर तो और ज्यादा टैक्स बढ़ चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लगता है कि पढ़कर कम आते हैं और केवल भाषण देते हैं दोस्तों। उन्हें लगता है कि हर जगह फिल्म का ही सीन चल रहा है, जो मन करता है वो बोल जाते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा रवि किशन के बारे में, जो यहाँ पर भी उलझुल बातें कर रहे हैं दोस्तों, 50% का डिस्काउंट बता रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर देश भर के अंदर नवरात्रे मनाए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में मां दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रियंका गांधी केरल में मौजूद थी, जहां पर उन्होंने मुक्कम में जाकर महाविष्णु मंदिर में जाकर दर्शन किए दोस्तों। इस दौरान सभी लोगों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की दोस्तों, और केरल में लगातार कई दिनों से प्रियंका गांधी अपने क्षेत्र में मौजूद है। वहां के विकास के बारे में विस्तृत चर्चा कर रही है दोस्तों, लोगों से मुलाकात कर रही है, मंदिरों में जा रही है और अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जाकर लोगों से विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी को वायनाड के लोगों ने जो चुना है, वो हमेशा इस बात को लेकर गर्व महसूस करेंगे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो दिल्ली में रहने के बावजूद अपना आधा समय केरल वायनाड क्षेत्र में बिताती हैं और लोगों के हितों की बातें करती हैं। इससे स्पष्ट है दोस्तों कि प्रियंका गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा चिंता होती है। उसके विकास के लिए वो चाहे दिशा की बैठक हो या फिर बीजेपी के मंत्रियों से बात करना हो, विकास के लिए कहीं अस्पताल खुलवाना है, कहीं पर सड़क बनवानी है, कहीं कोई आपदा को लेकर पैकेज दिलवाना है, वो सारी चीजें करती रहती हैं। आप लोग क्या
कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के चुनाव को जीतना चाहती है दोस्तों, क्योंकि ये बीआरएस पार्टी का दबदबा यहां पर माना जाता है। यानी तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र के अंदर पिछली बार एक सीट भी नहीं मिली थी। यहां पर बीआरएस पार्टी एआईएमआईएम पार्टी का दबदबा रहता है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो बीआरएस पार्टी को इस क्षेत्र के अंदर जोरदार तरीके से हराएंगे, और इसीलिए पार्टी ने जुबली हिल्स के होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी की है दोस्तों। पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे से पता चला है कि महालक्ष्मी योजना यानी महिलाओं के लिए मुफ्त में बस का इंतजाम करना, बस की यात्रा मुफ्त करना, निःशुल्क करने का फायदा मिल रहा है। 200 यूनिट का जो फ्री बिजली है वो भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है दोस्तों, जिसका असर भी इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा। आपको बता दें कि जो इंटरनल सर्वे है कांग्रेस पार्टी का, उसमें 2000 लोगों से पूछा गया तो संकेत मिल रहे हैं कि 48% के आसपास वोट शेयर मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2020 की हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहे थे दोस्तों, और विरोध प्रदर्शन के बीच कई लोगों को हिरासत में लिया गया दोस्तों, और दिल्ली में दंगे के कारण कार्रवाई की गई। ऐसे में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया दोस्तों। इस पूरे मामले पर अब जो जानकारी है उसके अनुसार 5 साल जेल में बंद है। इसके बावजूद अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, और जमानत के लिए बार बार याचिका लगाई जा रही है, बार बार उसको टाला जा रहा है। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई इस मामले पर होगी। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत धन्यवाद।